आइए रक्षाबंधन के मौके पर बाजार का भ्रमण करें। यहाँ की हर दुकान, हर खरीदार और हर चीज़ अपने आप में एक खासी दुनिया बनाती है, जो हमें रक्षाबंधन के उत्सव की मिठास और आनंद से भर देती है। जैसे कि हम देवभूमि में रहते हैं, यहाँ के मेले और त्योहार यहाँ की संस्कृति की पहचान है और यह त्योहार पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर महिलाओं में खासा जोश देखने को मिलता है। महिलाएं बेसब्री से इस दिन का इंतजार करती हैं। जिस तरह से महिलाओं में जोश देखने को मिल रहा है, उसी तरह से बाजार की रौनक भी बरकरार है। आइए देखते हैं बाजार का रुझान। राखी की शुभकामनाएं। मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है, लोर बाजार से हूँ। इस बारी राखी का काम बहुत ढीला है क्योंकि हिमाचल में आपदा भी काफ़ी हुई है, जिससे लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया है। लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं, पर फिर भी हमने राखी लगा रखी है। अब रिस्पॉन्स जैसा भी है चल रहा है मार्केट में, जो सबके साथ वो हमारे साथ है। हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। और ले लो, यही जो राखी का त्योहार है, इसका हम साल भर से वेट करते हैं। साल भर से हम वेट करते हैं और इसकी एक अलग ही खुशी होती है अपने मायके जाने की। जैसे कि मुझे है, मैं 2-3 दिन से वेट कर रही हूँ कि मुझे मेरा भाई लेने आएगा और मैं जाऊँगी। और हम अभी राखी ही परचेज करने आए हैं। बहुत सारी शॉप्स हैं और जैसे कि अपने भाई के लिए सारी शॉप्स देख के और जहाँ पे पसंद आए उसकी जो चॉइस है, आजकल की यंग जनरेशन जो पसंद करती है, उस तरह से हमने राखी चूज़ की और मैंने परचेज भी कर लिया और मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है, तो मैं परसों चली जाऊँगी। एंड बेस्ट विशेस टू ऑल सिस्टर्स जो कि अपनी राखी के लिए पूरे साल से वेट कर रही हैं। पहले तो भाइयों को ही राखी बांधी जाती थी, पर अब भाभियों के प्यार को भी इस रक्षा के सूत्र में पिरोया जा रहा है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। हैप्पी राखी सभी शिमला वालों को और समस्त देशवासियों को। स्टार्टिंग में तो ये जो पर्व होता था सिर्फ भैया के लिए होता था, लेकिन यूपी से स्टार्ट हुआ भैया और भाभी दोनों का। एंड नाउ द लेटेस्ट जो आया है भैया भाभी एंड भतीजा, क्योंकि सब बुआएं अपने भतीजों को भी राखी बांधती हैं और उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। भाभीयों की अलग है, भैया की अलग है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद ही ऐसा पर्व है जो भाई भाभी और भैया के साथ टू मच कंसर्न। रक्षाबंधन का जैसे कारोबार पहले रहता था, इस बार उस तरह से कारोबार नहीं हुआ है और कुछ मौसम की मार है, कुछ बारिश की मार है, इसलिए रास्ते बंद होने के कारण ग्राहक बाजार में कमी आ रहा है। कहा जाता है कि राजस्थान में योद्धा जब लड़ाई पर जाते थे, तब महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ हाथ में रक्षा सूत्र बांधती थी, इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हें विजयश्री के साथ वापस ले आएगा।
बाजार में रंग बिरंगे धागों की रौनक है, जिससे हमारा मन भी प्रफुल्लित होता है। आइए आपको ले चलते हैं स्टूडियो, जहां पर्यावरण अनुकूल राखी के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। दर्शकों, भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अनोखा होता है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तारा चौहान जी, जो कि इको फ्रेंडली राखी बनाकर इस त्यौहार को नए मायने तो दे ही रही हैं, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी साझेदारी दे रही हैं। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके रक्षाबंधन के आपके जीवन में क्या मायने हैं और ये किस तरह से आपके भाइयों के बीच में और आपके बीच में रिश्ते मजबूत करने में मदद करता है। मैं समझती हूँ कि हर रिश्ते में, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो और कोई भी रिश्ता हो, जब कोई त्यौहार हम मनाते हैं तो ये एक नई ऊर्जा देता है उस रिश्ते को। अगर मैं बात करूं, जैसे कोई भी लड़की है, शादी होने के बाद जब वो अपने ससुराल चली जाती है तो वो अपने मायकों को कितना याद करती है, ये वो महिला ही समझ सकती है। तो ये वो त्यौहार है जिसका वो पूरे साल इंतज़ार करती है, क्योंकि ऐसा होता है कि आज की डेट में, आज के समय में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं। पहले क्या होता था कि घर परिवार इकट्ठा होते थे, लेकिन अब थोड़ा सा हमारा जो परिवेश है, जो हमारा समाज का ताना बाना है, वो थोड़ा बदल चुका है कि अब लोग घरों से बाहर नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ये एक मौका होता है कि चाहे कितने भी व्यस्त लोग क्यों ना हो, तो भाई अपनी बहन के लिए ज़रूर इस दिन मिलेगा। और लड़की को भी ये होता है कि नहीं, मैं अपने मायके जाऊंगी, अपने भाई से मिलूंगी। तो वो एक रिश्ते को एक नई ऊर्जा देता है और ये भाई बहन के प्यार को आगे बढ़ाता है। मैम, जैसे हर त्यौहार से हमारी कोई ना कोई याद जुड़ी रहती है, तो ऐसा कोई पल, ऐसा कोई मोमेंट, ऐसी कोई बात जो आपको रक्षाबंधन से रिलेटेड, जो आपको हमेशा याद रहती है और आपके दिल के बहुत करीब है? जब हम बच्चे थे तब हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। बाज़ार में जब हम राखियाँ देखते थे तो मेरे साथ तो ये होता था कि मैं जिस दिन से वो बाज़ार शुरू होता था लगना, तो मैं उस दिन से राखियाँ देखनी शुरू कर देती थी। और जब मुझे कोई राखी पसंद आती थी तो मैं वो राखी ले लेती थी, लेकिन 2-3 दिन बाद जब मुझे कोई और राखी पसंद आती थी तो मैं वो भी राखी ले लेती थी। तो मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन हो जाती थी, तो मैं खुद भी कंफ्यूज होती थी कि मैं कौन सी राखी बांधूँ। तो इतना वो होता था बचपन में कि मैं राखी बांधूंगी, मुझे क्या मिलेगा। वो जो भाई से वो गिफ्ट जो मिलता है, जो हमारे बड़े भाई होते हैं, तो उसके लिए भी हम बड़े एक्साइटेड रहते थे कि हमें नई राखी बांधनी है, हमें भी कुछ मिलेगा। क्योंकि तब हम छोटे होते हैं तो हमारा जो माइंडसेट होता है वो उतना ही सोच पाते हैं हम। लेकिन जब आप शादी करके आप एक उम्र के पड़ाव में आगे आते हो तो आपको वो रिश्ते समझ आते हैं कि नहीं, आपको गिफ्ट से मतलब नहीं है, आप जाओगे, आप सबसे मिलोगे, तो आपके जीवन में कितना उसका प्रभाव पड़ता है, आपका रिश्ता मजबूत बनता है। और वो जो फीलिंग होती है रिश्तों को समझने के लिए, वो शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जब भी बाज़ार में हम राखियाँ देखते हैं, मन करता है सभी राखियाँ खरीद ली जाएँ। मैम, जो भाइयों से मिले उपहार है वो हर बहन के लिए बहुत ख़ास होते हैं, तो आपको आपके भाई से मिला ऐसा कोई एक ख़ास उपहार जानना चाहेंगे हम, जो कि आपके दिल के बहुत करीब है और अभी तक आपके साथ हैं? एक्चुअली जब मैंने वही बात कही कि जब हम शादी करके राखी बांधने जाते हैं तो उस चीज़ में कुछ अलग ही बात होती है। क्योंकि पहले क्या होता है, शादी से पहले हमारी भाइयों से कितनी लड़ाई होती है, कितनी नोक झोंक होती है, बहुत तंग करते हैं भाई अपनी बहनों को। अगर हम थके हुए भी है, मेरे भाई की आदत मैं आपको बताऊँ ना,
तो वो चाहे हम कितने भी थके, नहीं मुझे चाय पीनी है तो पीनी है, तो हम बोलते थे कि यार तुम कितना तंग करते हो हमें, जब मैं चली जाऊंगी ना तब तुम याद करोगे हमें। लेकिन जब आप शादी के बाद राखी बांधने जाते हो अपने भाई को, तो उनका व्यवहार हमारे प्रति कैसा होता है वो सच में हमें याद करते हैं, उन्हें भी वैल्यू पता चलती है रिश्तों की। तो मेरे भाई मुझे जब भी मैं राखी बांधती हूँ तो कुछ ना कुछ, जैसे कभी सूट दे दिया तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई यार वो जो भाई मेरे साथ लड़ता था अब ये मेरे लिए सूट लेके आ रहा है। या उसको भी चिंता है कि वो भाभी को बोलेगा कि इस बार दीदी को क्या राखी में देना है, और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये रिश्तों को आगे बढ़ाती है। जी, जैसे आपने कहा कि भाई सूट देते हैं, वैसे तो सभी सूट बहुत सारे खरीद लेते हैं, लेकिन जो भाई से मिला रक्षाबंधन पे एक वो सूट है वो बहुत ज़्यादा ही खास हो जाता है। वो हमारे लिए इतना स्पेशल होता है ना कि हम बात बात पे बोलते हैं नहीं ये मेरे भाई ने दिया है मुझे, तो हम उसको इतना संभाल के रखते हैं कि हर बात पे हम याद दिलाते हैं, मतलब सबको ही बोलेंगे कि नहीं ये चीज़ मेरे भाई ने दी है, ये चीज़ मेरे भाई ने मुझे राखी पे गिफ्ट करी है। तो वो हमारे दिल के करीब होती है और हमें बहुत ही अजीज़ होती है वो। मैम, यदि हम जैसे आज के बात करें तो बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो राखी के संदर्भ में किस तरह के सांस्कृतिक या फिर सामाजिक पहलू में बदलाव आपको देखने को मिले हैं? मैं समझती हूँ कि आज के टाइम में दो चीज़ें मुझे प्रमुख लगती है। एक तो है कि जैसे पहले ये था कि आप, मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो पारिवारिक क्षेत्र था वो काफ़ी क्लोज था, तो लेकिन अब क्या हो गया, अब के समय में कोई गांव के परिवेश में जो लोग रहते हैं वो भी गांव तक सीमित नहीं है। कोई आपका बाहर जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, बड़े बड़े शहरों तक अब हमारे लोग पहुंच चुके हैं। तो एक तो ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि जिन लोगों के पास समय का अभाव है वो मतलब कि अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया और एड्रेस डाल दिया और ऑनलाइन आप राखी आपने भेज दी। लेकिन आजकल की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लगता है कि लोगों में जैसे इको फ्रेंडली राखी जो है उसका बड़ा प्रचलन हो रहा है कुछ सालों से। अगर मैं बीते सालों की बात करूं तो अब हमारे भी जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वो भी राखियां जो बनाती है तो वो इको फ्रेंडली राखी या बीज वाली राखी बनानी उन्होंने शुरू की है। अगर मैं आजकल के समय की बात करूं तो आजकल देखने में आ रहा है कि हमारी जो इको फ्रेंडली राखी है या बीज वाली राखियां हैं जो पर्यावरण के अनुकूल है, उन राखियों का बहुत प्रचलन हो रहा है। जी बिल्कुल। तो मैम, जैसे आपने बताया कि आप इको फ्रेंडली राखी बनाती हैं, तो आप इस मुहिम से कैसे जुड़ी और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इसकी? जी मैम, जैसे हम जो है गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, NRLM से जुड़ी है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो वहाँ पे जब मैं जुड़ी उस संस्था से तो मैंने देखा कि वहाँ पे हमारे ब्लॉक में एक राखी ताली कंपटीशन था। तो जो उसका क्राइटेरिया था उसमें लिखा था कि ऐसी राखी ताली हमें बनानी है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, उसमें प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी ना हो। तो मैंने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया और मेरी राखी थाली हिमाचल टॉप 10 में आई थी उस टाइम, लास्ट ईयर की ये बात है। तो फिर हमें लगा कि जब राखी थाली ही क्यों, हम क्यों ना ऐसी राखियां बनाएं जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो हमें ये आइडिया वहाँ से मिला और फिर धीरे धीरे जब आप कोई काम करते हो, आप किसी काम की आपको लगन है तो आपको ना वो रास्ते मिल जाते हैं कि कैसे बनाना है, हम किन किन चीज़ों से इसको बना सकते हैं। तो बीजों का मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई आदिवासी महिलाएं थी उन्होंने बनाई थी, तो वो आइडिया हमने वहाँ से लिया। और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ये हमने राखी बनाई है तो इसमें हमने पिस्ता के छिलके लगाए हैं, चुल्ली की गुठलियाँ लगाई है। तो इस तरह से हमें आइडिया मिला कि हम इको फ्रेंडली राखी इस तरह से बना सकते हैं। जी, तो मैम जैसे आपने कहा कि आपको डिस्ट्रिक्ट में आप टॉप 10 पे आई थी, तो उसका एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे कि आपने कैसी थाली बनाई थी, क्या क्या उसमें चीज़ें आपने ऐड की थी और कितने वहाँ पे लोग थे, कितने लोगों के बीच में आप टॉप 10 में रही हैं? एक्चुअली जब वो मुझे पता चला तो सिर्फ उसके लिए 1.5 दिन बचा था जब मुझे वो लेटर मिला। तो मेरे पास मैं सोच रही थी कि मैं इतने कम समय में क्या कर सकती हूँ। तो मैंने गत्ता लिया, उस पे उसको मैंने कलर किया, उस पे मैंने जूट चिपकाया। जूट मेरे पास था कि जूट गल जाता है। और कुछ
ऐसा आइडिया आ नहीं रहा था मुझे। तो हमारे जो चीड़ होते हैं पाइन कॉर्न, जो उसमें हम आम लैंग्वेज में उसको कॉन्ट बोलते हैं, तो मैंने उसमें जो वो उसके रिंग्स होते हैं वो निकाल के और मैंने उसके चारों तरफ वो चिपका दिए, तो उससे एक बहुत ही अच्छी सी लुक आ गई। और जूट से ही मैंने राखी बनाई। और फिर मैंने वो ब्लॉक में, पहले ये ब्लॉक स्तर पे रहता है, खंड विकास स्तर पे रहता है, तो वहाँ पे वो सिर्फ पिक्स मंगाते हैं, फ़ोटो मंगाते हैं, तो मैंने वो वहाँ पे भेजी, तो ब्लॉक से वो डिस्ट्रिक्ट में आती है, डिस्ट्रिक्ट से फिर वो स्टेट में जाती है। तो वो आइडिया उनको अच्छा लगा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान करता है, तो वहाँ पे था। और इस साल भी मैंने जो राखी बनाई वो तो सामने ही है, मैंने गत्ते को कलर करके और ये हमारे जो खुमानी के बीज रहते हैं उसको मैंने कलर किया है और उसी से ही ये डेकोरेट की है कि अगर जब हम इस थाली को बाहर फेंकेंगे तो ये सारा गत्ता जो है वो गल जाएगा, जूट भी गल जाएगा और ये जो बीज है इससे पौधे तैयार होंगे। मैम, जैसे आपने यहाँ पे इतनी सुंदर राखी बनाई है, हमें इसके बारे में बताइए कि आपने किस तरह से ये राखी बनाई है और इसके मायने क्या है आपके लिए? मैंने ये राखी एक तो ये बनाई है जूट से, और जो हमारे पिस्ता होते हैं, जो ड्राई फ्रूट होता है पिस्ता, उसके शेल पे मैंने कलर करके ये बनाई है। तो इस तरह से ये इको फ्रेंडली राखी है। एक मैंने रेशम के धागे से जो राखी बनाई है। तो पहले क्या होता था कि हम राखियाँ जो है वो मार्केट से ख़रीद के लाते थे, लेकिन जब आप अपने किसी के लिए ऐसी कोई क्रिएटिव चीज़ करते हो ना, तो उसमें आपका जो फीलिंग, आपका प्यार छुपा रहता है, वो मतलब बहुत निखर के बाहर आता है। और हम जो चीज़ बनाते हैं ना अपनों के लिए, तो इसमें एक अलग सी ही फीलिंग आती है इसको बनाते हुए और इसको ऐसे करते हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो है वो राखी मतलब अपने हाथों से बनाती हूँ अपने भाई के लिए। आपके भाइयों की इसमें कैसी प्रतिक्रिया थी जब उन्होंने देखा कि आपने खुद बनाई है राखी और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली मटेरियल से बनी है? चलिए, देखिए, खुशी तो होती है जब भी कोई आपके लिए कुछ अपने हाथों से बनाता है या आपको कोई गिफ्ट खरीद के देता है, तो उस चीज़ में कितना डिफरेंस होता है ना, वो आपको पता चलता है कि अच्छा मेरे लिए आपने खुद बनाई है। तो पहले तो वह हैरानी होती है, फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि उसके पीछे जो आपका छिपा हुआ प्यार है वो दिखता है। तो बहुत खुशी होती है भाइयों को भी कि अच्छा दीदी आप खुद बनाते हो। तो हमारे लिए भी ये राखी बहुत स्पेशल है कि ये आपने अपने हाथों से बनाई है। तो मैम, आपने जो ये थाली बनाई है उसमें आप और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, इको फ्रेंडली चीज़ों का? और जैसे आपने ये जूट से बनाई है, और कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल करती हैं? जी, इसमें हम जैसे पाइन नीडल्स होते हैं, जो चीड़ के पत्ते होते हैं, उसका भी प्रयोग होता है। और जूट हो गया, आपका गत्ता हो गया। जैसे मैंने ये टोकरी बनाई है, ये छोटी सी, इसमें ये पाइन नीडल्स की बनी है और धागे, सूत के धागे। तो ये मैंने इस बार की थाली के साथ ये मैंने मिठाई रखने के लिए ट्रे बनाई थी। और जो मैंने मिठाई बनाई थी वो भी मैंने मिलेट की बनाई थी, कोदे के लड्डू और चलाई के लड्डू। तो आपका ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम ये बनाते हैं। आपका कपड़ा हो गया, बीज हो गए, आपके किसी भी तरह के बीज हो गए, आप उससे डेकोरेट कर सकते हो। आप मिट्टी से भी बना सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप ऐसी थालियाँ बना सकते हैं। और ये जो हमारी राखी है, ये देखिए, ये जूट से बनी है और ये जो शेल है इस पे, ये पिस्ता के शेल है और ये लकड़ी का ही मोती है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना होता। तो हमने जो बीड्स यूज़ किया है वो भी हमने लकड़ी का ही यूज़ किया है। और ये मार्केट में बीज, या आप यहाँ बीज भी लगा सकते हो, अगर बीज नहीं है तो आप लकड़ी का बीड्स भी लगा सकते हो। और ये सिंपल डोरी है जो हम पूजा में, जो हमारे पंडित जी मौली बांधते हैं, एक इस तरह की है और एक ये है जो हमने धागे से बनाई है। और ये रिबन है, इससे हमने रिबन से इसको बांध लिया है। तो ये लुक वाइज भी अच्छी लगती है, देखने में भी सुंदर लगती है और इको फ्रेंडली तो है ही। मैम, आपको आमतौर पर एक पूरी थाली तैयार करने में कितना समय लग जाता है? डिपेंड करता है। जैसे मेरी ये इस बार वाली थाली है, तो इस बार भी मैं थोड़ा सा व्यस्त ही थी, तो इस बार भी मैंने ये एक ही दिन में तैयार करी है। मतलब सुबह से मैंने शुरू किया है, क्योंकि आजकल क्या होता है, बरसात के दिन होते हैं, तो हमारा जो भी मटेरियल है वो सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मतलब एक पूरे दिन में अगर आपके पास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपने क्या बनाना है,
तो आप एक दिन में भी बना सकते हो। वो भी इसलिए कि मॉइस्चर है हवा में थोड़ा सा, तो जो भी हम चीज़ें लगाते हैं हमें ऐसी लगानी है कि वो जल्दी से निकले भी नहीं, छूटे भी नहीं और वो सुंदर भी बने। तो 1 से 1.5 दिन, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप 1.5 दिन में अच्छे से बना सकते हो। तो मैम जैसे आपने बात की थी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपके साथ और कितने लोग जुड़े हैं और वो किस तरह से काम करता है? हमारे, अगर मैं अपने ब्लॉक की बात करूं, चौपाल ब्लॉक की, तो हमारी 4,500 महिलाएं हैं जो अभी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलके काम कर रही है। और हमारे पास 50 VO हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही बनते हैं। और 2 हमारे पास CLF है चौपाल ब्लॉक में, कि जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मतलब हर घर, हर पंचायत से हर महिला SHG ग्रुप के साथ काम करके इस काम को आगे बढ़ा रही है। और यही नहीं कि राखी ही नहीं, और भी काम कर रहे हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, अचार, चटनी, जैम, सॉस अपने घर के लिए तो वो बनाते ही हैं, साथ में वो लोकल मार्केट के लिए भी ये चीज़ें बनाते हैं। और हमारे हिमाचल प्रदेश में जैसे हिमेरा शॉप्स हैं, तो ये सारा सामान हिमेरा शॉप्स में वो देते हैं, तो आम जनता भी हिमेरा शॉप से ये चीज़ें ले सकती हैं। और अगर मैम, अगर कोई आपके साथ इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है, और आपको कैसे इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पता चला था? जी, देखिए, कोई भी महिला है जो हमारे ग्रामीण परिवेश में रहती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ इजीली जुड़ सकती है। पहले तो ये था कि हमें जब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना है तो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए ब्लॉक ही जाना पड़ता था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि एक ऐप आई है, लोकोज ऐप, जिसमें कि हर पंचायत में वहाँ पे एक बुक कीपर है कि अगर आपको जुड़ना है तो आप उनके पास जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे और आप उसके साथ इजीली जुड़ सकते हैं। मैम आपने इतनी सारी हमें चीज़ें बताई, पर आप ये बताना भूल गए कि आप इस ग्रुप के साथ कैसे जुड़ी। हमारे दर्शकों को थोड़ा इस बारे में जागरूक कीजिए। एक्चुअली जैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है और मैं ये सारी चीज़ें बनाती हूँ, तो हमारे ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होनी थी, तो मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होनी है, मेरे बारे में उनको बताया। तो मैं वहाँ जब गई, मुझे नहीं पता था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, कहाँ इसका रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे ये काम करता है। तो जब मैं वहाँ गई, महिलाओं के साथ मिली, मैंने ट्रेनिंग भी दी, उनको भी सिखाया और उनसे भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे महिलाओं के साथ जुड़ के ये काम आगे करना है। और अपनी पंचायत में मैंने, वैसे था बट बहुत छोटे कम लेवल पे था कि लोगों को इतना पता नहीं था, तो मैंने फिर अपनी पंचायत में जाके हर महिला से बात की और 3-4 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, एक VO बनाया और उनके साथ हम मीटिंग करते हैं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं या इसके क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि जब भी आपके साथ कोई जुड़ता है ना, तो पहला क्वेश्चन महिला यही करती है कि हम क्यों जुड़े, हम क्यों काम करें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ। तो अगर जब उन्हें पता चलता है कि ये उन्हीं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए ये योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो हर महिला इसके साथ जुड़ना चाहती है। तो मैम जैसे आपने बताया था कि आपके साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी है, तो ये महिला सशक्तिकरण में किस तरह से ये आपके काम आता है? और जैसे आपने बात की थी हिमेरा की, जो शॉप जहाँ से लोग ख़रीद सकते हैं, तो वो हिमाचल में या फिर शिमला में अगर हम कहें तो वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं? देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्वयं सहायता समूह, कि इसमें अकेला काम नहीं होता। ये जो काम इसमें होता है, ये समूह में काम होता है। और समूह में क्यों काम होता है? ताकि हर एक महिला का उत्थान हो सके और हर महिला आत्मनिर्भर बन सके। अगर हम अकेले काम करना चाहें, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं कोई काम सोच लूं कि मुझे अचार बनाना है और मैं इसका प्रोडक्शन करूंगी, तो मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा? या तो मुझे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, या मुझे अकेले इतना टाइम देना पड़ेगा कि शायद मैं अपनी फैमिली को भी ना टाइम दे सकूँ। तो जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो कम टाइम में, जहाँ पे अगर एक महिला काम करती है तो उसको 10 घंटे काम करना है, अगर 10 महिलाएं काम कर रही है तो वो काम 1 घंटे में पूरा होता है। तो इससे 2 चीज़ें होगी कि एक तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा
और दूसरा क्या है कि जितनी महिलाएं काम कर रही है उनको कुछ ना कुछ अर्निंग होगी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ के जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि इंडिविजुअल एक खाता भी खुलता है और एक ग्रुप का खाता रहता है, जिसमें हर महीने कुछ ना कुछ बचत हर महिला करती है। क्योंकि क्या होता है ना, गांव में महिलाएं इतना ध्यान नहीं देती कि मेरा पर्सनल अकाउंट होना चाहिए या बचत नहीं करती। तो सबसे पहली बात तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ के आप कुछ ना कुछ बचत करना सीखते हो। और दूसरी बात है कि अगर आप में कोई टैलेंट है, कोई महिला है उसको कुछ भी अच्छा काम आता है, वो अपने ग्रुप के साथ ये काम करके अपने आप को और अपने आसपास की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर सकती है। क्योंकि NRLM जो है वो फंड भी देता है महिलाओं को, बहुत कम ब्याज पे आपको पैसा मिलता है, जिससे आप अपना कोई भी छोटा मोटा बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ हिमीरा शॉप्स की, तो हर ब्लॉक्स में ये शॉप्स हैं। अगर शिमला में सेक्रेट में आपको हिमीरा की शॉप, सेक्रेट की जो बिल्डिंग है उसमें हिमीरा की शॉप है, जहाँ पे महिलाओं द्वारा बनाए गए जो भी घरेलू उत्पाद है या इको फ्रेंडली राखियाँ हैं, जो भी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं प्रोडक्ट बनाती है, वो आपको हिमीरा शॉप सेक्रेट में मिल जाएगी। तो दर्शकों, अभी हमने देखा कि किस तरह से तारा चौहान जी इको फ्रेंडली राखी बनाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रही हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम कर रही हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।